प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा की विज्ञान के चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले दो लेक्चर्स में हम ये सीख चुके हैं कि कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि कार्य कितने प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। और इन्हीं पर आधारित हमने हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए संख्यात्मक प्रश्न और अन्य एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो पिछले दो लेक्चर्स की मुख्य मुख्य बातें जस्ट एक मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कार्य क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। तो देखिए कि अगर हमारे पास ये कोई एक वस्तु है और इस वस्तु पर हम कुछ बल लगा देते हैं, बल लगाने से मान लेते हैं कि इस वस्तु में कुछ विस्थापन हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि इस वस्तु पर कार्य हुआ है। अब कितना कार्य हुआ है कि मान लेते हैं कि इस वस्तु पर जो हमने बल लगाया है वो बल कितना है, F है, और जो इस वस्तु में विस्थापन हुआ है यानी ये यहाँ से चल कर के यहाँ तक चली गई है, ये जो विस्थापन है ये कितना है, S है। तो हमने जो बल लगाया है उस बल के द्वारा जो इस वस्तु पर कार्य किया गया है उस कार्य को मैं W से लिखता हूँ, ठीक। और ये कार्य कितना होगा, F गुणा S के बराबर होगा। यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है उस वस्तु पर लगा बल और बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। एक बात तो आपने ये याद रखनी है। और कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है, ठीक। और जूल को हम कैपिटल J से लिखते हैं। और कार्य जो है वो तीन प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, ठीक। तो आज के लेक्चर में अगर आपको इतना सा याद है तो आज का लेक्चर आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। बाकी इन ये इतना काम जो है संख्यात्मक प्रश्न और इनके जो क्वेश्चन है सारा डिस्कशन मैंने पहले दो लेक्चर्स में कर दिया है। तो इन दोनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, और इसके अलावा हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। और ऊर्जा के दो मुख्य रूप यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और इन्हीं पर आधारित हमारे एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी को हम सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। कि मान लेते हैं कि हम जो है कई देर तक अगर कार्य करते रहें तो काफ़ी देर तक कार्य करने के बाद जो है हमें थकावट महसूस होने लगती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि हम ये कहते हैं भी और वर्क हम नहीं कर सकते, हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। कार्य करने की क्षमता जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक। लेकिन अगर हम थोड़ी देर आराम कर लें, कुछ खाना वगैरह खा लें, उसके बाद जो है वापस मन करता है कि हम कार्य कर लेते हैं, ठीक। यानी फिर हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता जो है वो आ जाती है, ठीक। तो यही जो कार्य करने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो पहली स्थिति में हम ये कहते हैं कि हमारी ऊर्जा जो है वो कम हो गई है, फिर खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर आराम किया तो ऊर्जा क्या है, वापस आ गई है, ठीक। तो हम जो है ऊर्जा की परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा किसे कहेंगे, ऊर्जा हम कहेंगे कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है।
इस पूरे चैप्टर के नोट्स जो है मैंने काफ़ी आसान भाषा में जो आपके लिए बना दिए हैं, और ये सारे नोट्स जो आप मेरी वेबसाइट sureshlecturer.com पर जा कर के या मेरी मोबाइल ऐप सुरेश लेक्चरर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उनमें सारे नोट्स दिए हुए हैं, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, आप आराम से वहाँ से अपना एक कॉपी कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऊर्जा क्या इंसानों में होती है, क्या किसी वस्तु में भी ऊर्जा हो सकती है क्या? तो देखिए, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। तो हमने पिछले लेक्चर में कार्य को समझा। कार्य क्या है कि यदि हम किसी वस्तु पर कुछ बल लगा करके उसे विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, बल लगा करके उसे विस्थापित करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस बल ने इस वस्तु पर कार्य कर दिया है, और वो कार्य जो है F गुणा S के बराबर होता है। तो अगर कोई वस्तु जो है इस तरह से कार्य कर सकती है, यानी किसी दूसरी वस्तु को विस्थापित करने की क्षमता रखती है, तो इसका मतलब उसमें भी ऊर्जा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई एक पत्थर रखा हुआ काफ़ी बड़ा, ठीक। अब ये देखिए कि अगर ये पत्थर नीचे गिरता है तो इसके रास्ते में अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको ये विस्थापित कर सकती है ना। तो यानी इसके ऊपर बल लगा सकती है, इसे भी विस्थापित कर सकती है, ठीक। तो इसका मतलब इसमें भी कार्य करने की क्षमता है। इस पत्थर में जो ऊंचाई पर रखा हुआ है, इसमें भी कार्य करने की क्षमता है। तो इसका मतलब इसमें भी किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा है। इसी तरह से अगर मान लिया बहता हुआ पानी है या बहती हुई हवा है, वो भी किसी वस्तु को विस्थापित कर सकती है बल लगा करके, ठीक। इसका मतलब चलती हुई हवा यानी पवन या बहता हुआ पानी जो है, उसमें भी क्या होती है? ऊर्जा होती है, ठीक। अब भौतिक विज्ञान में हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, किसी वस्तु पर मान लिया W कार्य किया, तो उसी कार्य के बराबर जो है इस वस्तु के अंदर क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है, ठीक। तो भौतिकी विज्ञान में हम क्या मानते हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर जितना कार्य करेंगे उतनी ही ऊर्जा इसके अंदर आ जाएगी। तो देखिए कि दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक वस्तु वो जो कार्य करती है, यानी पहली वस्तु कौन सी है? जो कार्य करती है, कार्य करती है। और दूसरी वस्तु वो जिस पर कार्य होता है, जिस पर कार्य होता है, ठीक। तो जो वस्तु कार्य करेगी उसकी ऊर्जा में हानि होगी हमेशा ही, और जिस वस्तु पर कार्य होता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कार्य करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कार्य कर सकती है। जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा में हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक। अब ये देखते हैं कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है। अब ऊर्जा का मात्रक सेम टू सेम वही है जो कार्य का मात्रक है, यानी जूल, ठीक। और अगर हम किसी वस्तु पर 1 जूल का कार्य करते हैं तो उसमें 1 जूल ऊर्जा आ जाती है, ठीक। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा है वो भी क्या होती है? 1 जूल होती है, ठीक। यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम है, ठीक। और अगर हम बड़ा मात्रक लें तो किलो जूल, असाई मात्रक तो इसका क्या है? जूल ही है, और बड़ा मात्रक जो है किलो जूल होता है। और 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल के बराबर होता है। किलो का मतलब ही 1000 होता है, ठीक। इसके अलावा ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है।
अदिश राशि का मतलब ये होता है कि इसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। ठीक है, तो जैसे बल की एक विशेष दिशा होती है कि हमने ये कहा कि हमने किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया, तो हमें उसकी दिशा बतानी पड़ेगी कि हमने विस्थापन की दिशा में बल लगाया कि उसके विपरीत दिशा में बल लगाया। ठीक है, लेकिन ऊर्जा का ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई विशेष दिशा नहीं है, इसलिए अदिश राशि है। तो देखिए, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वो उसको मैं नोट्स में से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऊर्जा क्या होती है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि किसी वस्तु के अंदर जो निहित ऊर्जा होती है वो वो वस्तु जितना काम कर सकती है या उसके बराबर होती है। ठीक, और जो वस्तु काम करती है उसकी ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये एक अदिश राशि है। और ऊर्जा का जो मात्रक है, यानी जो असाई मात्रक है, वो क्या है, जूल है। अगर आपको एक जूल ऊर्जा की परिभाषा पूछी जाए तो हम ये कहेंगे कि एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या है, एक जूल है। और ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक है वो क्या है, किलो जूल। और एक किलो जूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। और आपने ये याद भी रखना कि किलो का मतलब क्या होता है, 1000 किलो जूल, तो 1000 जूल होता है। अब आइए हम देखते हैं कि ऊर्जा किन किन रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि ऊर्जा के काफ़ी रूप होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम केवल यांत्रिक ऊर्जा का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा जो है वो दो तरह की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो वस्तु गतिमान होती है, जो गति करती हुई वस्तु जो होती है उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक, तो इस तरह से किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है ना, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित निहित का मतलब उसके अंदर प्रेजेंट हो, उसके अंदर विद्यमान हो। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक, और जितनी उस वस्तु की गति बढ़ती है, उसकी चाल बढ़ती है ना, उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ साथ बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा के उदाहरण हम देखते हैं कि किन किन वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, यानी किसी पेड़ से अगर नारियल गिर रहा हो तो उसके अंदर गति होती है। जहाँ पर गति होगी वहाँ, इसका मतलब वहाँ गतिज ऊर्जा तो होगी होगी। इसी तरह से कोई चलती हुई कार है, कोई लुढ़कता हुआ पत्थर है, उड़ता हुआ हवाई जहाज़ है, बहता हुआ पानी है, बहती हुई हवा है, दौड़ता हुआ खिलाड़ी है, इन सभी के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है, निहित होती है। क्लियर? तो आपको गतिज ऊर्जा की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा, अगर किसी वस्तु की गति बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर चाल कम होगी तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। और उसके उदाहरण जो है, अब कई बार जो है एग्जाम के अंदर उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक गतिशील कार में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। गिरते हुए नारियल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, दौड़ते हुए खिलाड़ी में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, यानी जहाँ पर भी आपको लगे भी यहाँ पर गति की बात हो रही है, वहाँ क्या है, गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए, अब हम ये तो समझ चुके हैं कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो देखिए कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा है वो क्या है, गतिज ऊर्जा है। अब हम गतिज ऊर्जा का एक सूत्र समझेंगे, और वो सूत्र जो है हमारे बुक में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, जो संख्यात्मक प्रश्न दे रखे हैं, उन्हें सोल्व करने के काम आएगा।
ठीक है। और कई बार 1 नंबर में सीधा सूत्र भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये सूत्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएगा। तो इसे ध्यान से समझे। क्या है कि सीधा सूत्र नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं आपको कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है, और ये v वेग से चल रही है। ठीक है, ये v वेग से गति कर रही है। v क्या है, इसका वेग है, और m क्या है, इसका द्रव्यमान है। ठीक, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को मैं के ई से लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो इस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, 1/2 गुणा m गुणा वी स्क्वेयर। ठीक, तो 1/2 mv² जो है ये किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। इसे आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब आइए सूत्र को हम ड्राइव करके समझाते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है, इसे सिद्ध करना होता है हमें। ठीक है, यानी इस सूत्र को हमें ड्राइव करना है। तो सूत्र को ड्राइव करने के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि हमारे पास ये कोई m मास की, m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है, और ये जो है आरंभिक गति इसकी u है, और अंतिम वेग, आरंभिक गति यानी जब हम इस पर बल नहीं लगा रहे हैं तब मान लेते हैं कि इसका वेग कितना है, u है। फिर मैंने इस पर F बल लगा दिया। F बल लगाने पर इसमें S विस्थापन हो गया, ये वस्तु चल करके यहाँ तक आ गई है। ठीक है, जब ये वस्तु यहाँ पर थी तो इसका वेग कितना था, u था। ठीक, और जैसे ही मैंने इस पर F बल लगाया, इसमें S विस्थापन हो गया, और इसका वेग भी कितना हो गया, v हो गया। ठीक, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ इसका वेग। जैसे पहले कितना था, u था, और अब कितना हो गया, v हो गया। ठीक, और इसके अंदर देखिए जब बल लगेगा तो सिंपल सी बात है, त्वरण भी आएगा। इसमें a त्वरण आ गया। ठीक है, तो देखिए कि F क्या है, इसमें बल है, a क्या है, त्वरण है। ठीक, u क्या है, आरंभिक वेग, आरंभिक वेग, और v क्या है, अंतिम वेग। तो ये बातें आपने याद रखनी है। और s क्या है, विस्थापन है। ठीक, तो देखिए इस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर F गुणा S के बराबर होगा। यानी F हमने बल लगाया, S विस्थापन हो गया, तो किया गया कार्य क्या है, F गुणा S। और यही जो किया गया कार्य है इसके अंदर गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये किया गया कार्य जो है वो किसके बराबर है। तो अब एक बार इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे करके छोड़ देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा अलग से कार्य करता हूँ। कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने एक समीकरण पढ़ा था कि v² माइनस u² बराबर 2as, v² माइनस u² बराबर 2as। तो मुझे यहाँ से s की वैल्यू चाहिए ताकि वो s की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि सिर्फ s की वैल्यू चाहिए, तो 2a को मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ कि v² माइनस u² अपॉन 2a बराबर, ये 2a इधर आ गए, इस साइड सिर्फ s बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से यह हम ये कह सकते हैं s बराबर v² माइनस u² अपॉन 2a। ठीक, और इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि f किसके बराबर होता है, तथा f जो है वो द्रव्यमान गुणा में त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक समीकरण तो ये हो गया, दूसरा समीकरण ये, और तीसरा समीकरण ये। तो दूसरे समीकरण में मेरे पास s की वैल्यू है, तीसरे समीकरण में मेरे पास f की वैल्यू है। तो दूसरे और तीसरे समीकरण से s और f की दोनों वैल्यूज उठा करके पहले में रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक, समीकरण
1, 2 व 3 से। 1, 2 व 3 से क्या आएगा हमारे पास कि W बराबर F का मान क्या है M गुणा A, और S का मान क्या है V² माइनस U² अपॉन 2A। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये सारा का सारा इसके गुणा में है। अब देखिए A से A कट हो गया। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास, जैसे वटे में 2 है, इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ। 1/2 M V² माइनस U²। ठीक, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका आरंभिक वेग क्या है। शुरू में वस्तु रुकी हुई है, मान लिया कि आरंभिक वेग क्या है 0। तो यदि u बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो W बराबर 1/2 M, u तो 0 हो ही जाएगा, सिर्फ V² बचेगा। तो W बराबर MV, हाफ MV² रह जाएगा। ठीक, W बराबर क्या रह जाएगा, हाफ MV², क्योंकि इस u की जगह तो 0 ही होगा। अब ये आ गया इस वस्तु पर हमने जो कार्य किया, और जो वस्तु पर कार्य किया जाता है वो उसके अंदर गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 MV² हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, वो मैं नोट्स में से बता देता हूँ आप क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर शुरू से बता देता हूँ आपको कि M द्रव्यमान की वस्तु है, अक्षैतिज तल पर रखी गई है, उस पर एक समान F बल हमने लगाया जिससे S उसमें विस्थापन हो गया, जिससे किया गया कार्य क्या है W बराबर F गुणा S। ये समीकरण 1 मान लिया, और दूसरे समीकरण में मैंने आपको S की वैल्यू निकाल के दिखाई, और तीसरे समीकरण में F बराबर M गुणा A। तो यहाँ से S और F दोनों की वैल्यू उठा करके S और F की जगह पहले समीकरण में हमने रख दी, जिससे W बराबर क्या है 1/2 MV² माइनस U²। अब हमने क्या माना, U बराबर 0 हो तो W क्या आ जाएगा 1/2 MV² माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो 0 ही हो गया। ठीक, अब हम ये कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि इस वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा के बराबर है, इसलिए गतिज ऊर्जा जो है 1/2 MV² के बराबर होती है। ठीक, 1/2 MV² के बराबर है। अब देखिए कि गतिज ऊर्जा पर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको द्रव्यमान कितना दे रखा है 15 किलोग्राम, और जो गति है वो कितनी दे रखी है, या वेग जो है वो कितना दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो उसकी गतिज ऊर्जा पूछी गई है। इसकी काइनेटिक एनर्जी को आप के ई से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ई के पैर में के लिख सकते हो, दोनों ही डिनोटेशन चलती है इसकी। ठीक है, और इसका सूत्र मैंने अभी आपको बताया था 1/2 M गुणा V²। ठीक, तो 1/2 M कितना है भाई 15, और V कितना है 4 का स्क्वायर। तो नीचे मेरे पास जगह नहीं है, सामने ही कर देता हूँ 1/2 गुणा 15 गुणा में 16। ठीक, 2 1 2 2 8 16, 15 8 120 जूल। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 120 जूल हमारा इसका आंसर आ जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि यदि एक कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। सोच के देखिए कि हमारे पास ये क्या है, एक कार है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कार है। तो इस कार का जो आरंभिक वेग है वो कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अंतिम वेग इसका कितना है 60 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि इसका वेग अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें इस पर कार्य तो करना पड़ेगा ना। ठीक, और ये पूछता है कि उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य जो है उसका अभी अभी हमने पहले जो ड्राइव किया था, हाफ एम वी स्क्वायर यानी गतिज ऊर्जा का जो सूत्र हमने ड्राइव किया था, उसमें हमने एक किया गया कार्य जो है वो किसके बराबर निकाला, 1/2m अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस आरंभिक वेग का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ध्यान ना आ रहा हो तो मैं यहाँ से बता देता हूँ एक बार फिर से। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र हमने निकाला था उसका बीच में u बराबर 0 रखने से पहले जो हमारे पास जो फार्मूला आया था ना, 1/2m v² माइनस यू स्क्वायर, ये वाला लगेगा इसमें। अब देखिए, ये सूत्र भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ध्यान आ जाता है, लेकिन गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमें वेग का मात्रक जो दे रखा है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अस्थायी मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो पहले हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, उसके बाद ये सूत्र लगाना है। ठीक है, सीधा इसको पुट करके गलती मत कर देना, सम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूरा सम आपको करके दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, 1500 किलोग्राम है। ठीक है, आरंभिक वेग कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर, जैसे मान लिया मेरे पास x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 5, 30, 60 कुछ भी हो सकता है। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 मीटर और घंटे के बना दूंगा सेकंड। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट, 2 पे कट गया, 2 5 10 और 18 दूनी 36। तो x गुणा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम एक शॉर्टकट बना लेते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसे 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये शायद आप पहले दिखाई ना दिया हो, दोबारा से देखिए कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1000/3600 कट किया तो 5/18 आ गया। तो x किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर आ गया, x गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो एक शॉर्टकट क्या बन गया हमारा कि उसको 5/18 से गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको 5/18 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो अब 5/18 से गुणा करूँगा तो अब देखिए कितना आ गया, ये 6 पे कट जाएगा, 6 3 18, 6 5 30, 5 5 25/3 इतना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से फाइनल अगर इसका देखें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं 5/18 से गुणा करूँ तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। वही 6 पे कटेगा, 6 3 18, 6 दाएँ 60, तो 5 दाएँ 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो अब देखिए, अब अपने पास सूत्र है कि किया गया कार्य किसके बराबर होगा, W बराबर 1/2m v² माइनस यू स्क्वायर, v² माइनस यू स्क्वायर। अब मेरे पास नीचे जगह कम है इसलिए मैं सामने कर देता हूँ उसको, 1/2m की जगह कर दिया मैंने 1500 और v² मैं सीधा ही कर देता हूँ। वैसे तो 50/3 का स्क्वायर आपने लिखना है, 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और जिसके आगे 1 0 होती है स्क्वायर में 2 0 आ जाती है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये तो हो गया v² माइनस यू स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, अब देखिए कि 1/2 गुणा में 1500
गुणा में ये 9 आ गया एलसीएम, और 2500 में से 725 अगर आप माइनस करोगे तो ये 15 में 6 गए 9, 1900 और 1875 बच गया ये। ठीक है, तो अब देखिए कि 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 3 से भाग होता है, इसका मतलब 3 पे कट जाएगा। 3 3 9, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 पे फिर 1500 पे कटेगा, 3 5 15, 2 पे फिर ये 250। ठीक, अब 250 और 625 की जब हम गुणा करेंगे तो ये जो गुणा है ये आ जाएगी हमारे पास, मैंने पहले से करके रखी हुई है, 156 250, इतना जूल जो है हमारे पास ये गुणा आ जाएगी, क्योंकि कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है, इसलिए मैंने इसका जूल लगा दिया है। तो एक बार फिर से पूरे सम को देखिए कि यहाँ पर हमें द्रव्यमान दे रखा है कार का 1500 किलोग्राम, आरंभिक वेग दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस समय हम देखो क्या चीज़ सीखे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना सीख गए, 5 और 18 से गुणा किया। ठीक, तो आरंभिक और अंतिम वेग दोनों को मीटर प्रति सेकंड में बदला है, सीधा फार्मूले में पुट कर दिया और कुछ नहीं है बस। ठीक है, इस तरह से ये सम हमारा आ जाएगा। यदि आप इसको यहाँ से नोट करना चाहो तो पूरा स्क्रीन पे मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए कि हमारे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन जो दिए हुए हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वेयर होता है। ठीक है, व्यंजक मतलब उसका सूत्र लिखना है हमें। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कहता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है, 25 जूल है। तो इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, और इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इस सम को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वेयर होती है। तो वेग को अगर आप 2 गुना कर दोगे कि शुरू में अगर वेग v है, ठीक, और इसका वेग आप 2v कर देते हो तो यहाँ पर 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो प्रथम अवस्था में काइनेटिक एनर्जी है। दूसरी अवस्था में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा कि 1/2 एम वी की जगह आपने क्या कर दिया, 2v कर दिया। ठीक, 1/2 एम, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 वी स्क्वायर। तो 4 गुणा में 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 एम वी स्क्वायर क्या है, प्रथम अवस्था में गति इसकी गतिज ऊर्जा है। ठीक, तो 4 गुणा में प्रथम अवस्था में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्रथम अवस्था में गतिज ऊर्जा। तो दूसरी अवस्था में जो गतिज ऊर्जा है वो पहली अवस्था की 4 गुना हो जाएगी। तो पहली अवस्था में कितनी, 25, तो 4 गुणा में 25, 100 जूल ऊर्जा इसकी हो जाएगी यदि वेग दुगना कर दिया जाए तो। ठीक, तो प्रथम अवस्था में वेग बराबर हुई, दूसरी अवस्था में वेग बराबर 2v। ठीक, अब इसी तरह से तीसरी, अगर इसको 3 गुना कर दोगे तो तीसरी अवस्था में वेग कितना, 3v, और यहाँ पर ke3 निकाल लेना। ठीक, 1/2 एम वी की जगह 3v कर देना इसको और उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 एम वी स्क्वायर क्या प्रथम अवस्था में गतिज ऊर्जा है। ठीक, अब 9 गुणा में प्रथम अवस्था में कितनी है गतिज ऊर्जा, 25 जूल है। तो 25 निमे 225 जूल हो जाएगी। ठीक,
तो ये आंसर इसका आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऊर्जा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, ऊर्जा के कौन कौन से रूप होते हैं और यांत्रिक ऊर्जा के कौन कौन से रूप होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के हमने दो रूप पढ़े, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है। उसके सूत्र को हमने ड्राइव भी करके देखा और इस पर आधारित जो हमारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को भी हमने सोल्व कर लिया है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होती है, ठीक है ना, इसके उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र और फिर उस पर आधारित प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों ने नोट्स डाउनलोड नहीं किए हुए, मेरी ऐप डाउनलोड कर लें, या ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप सीधे वेबसाइट पे चले जाएं और नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।